हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल EKBSSC जोन में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज जो मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं उसका नाम है परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको जितने भी चैप्टर करवाने वाला हूं सब इससे रिलेटेड है। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर अच्छा होगा तभी आप आने वाले चैप्टर्स अच्छे से कर पाओगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, हम बचपन से करते आए हैं। तो इस चैप्टर को करने से पहले ना हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जैसे अगर आपसे कुछ कहता है, कोई कहता है कि 600 का आपको 60% निकालना है, ठीक है। से आपसे कोई एक क्वेश्चन आता है, फाइंड 60% ऑफ 600। तो कैसे निकालोगे? 600 इंटू 60 बाय 100। इसको सॉल्व करोगे आप, 60 इंटू 6 ये आ जाएगा 360। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेसिक चीजें क्या याद रखनी है, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि किसी नंबर का 10% निकालना है, तो उस केस में आपको ना ये नहीं करना है कि 600 का 10% 60। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी चीज का 10% निकालना है तो उसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है उसको 1/10 से अगर हमें ये पता हो कि 10% को हम 1/10 कहते हैं तो सिंपल 600 का 10% 1/10, देखो कट किया और ये सीधा 60 आ गया। तो यहां पे एक स्टेप बचा। तो अगर ऐसे ही आप सारे टर्म्स याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, याद रखना है। से हमें ध्यान रखना है किसी भी चीज का 100% मतलब 100% का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। ये बहुत बेसिक सा चीजें हैं। जैसे एक जो है वो एक का 100% है, 5 का 100% है। तो किसी भी चीज का जो 100% होता है वो खुद होता है। जैसे 5 का 100% 5 होगा, 6 का 100% 6 होगा। अगर आपसे से कोई कहते हैं 50% निकालने के लिए, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे कह रहा है कोई 33 1/3% निकालना है, दैट मीन्स कि हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 25% निकालने के लिए कहता है तो 1/4। अगर वही 20% कहता है तो 1/5। ये काफी लंबी लाइन है, बट हम बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 11 करेंगे, 1/11 तक करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो 1/11 तक ही पूछा जाता है। तो 20% के बाद आपसे पूछा जाता है 16 2/3%, वो आपका 1/6 होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है 14 2/7%, वो आपका 1/7 होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है 12 1/2%, उसका मतलब हुआ 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे कह रहा है कि 11 1/9% निकालो, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 1/9 से। अगर आपसे कह रहे हैं 10%, तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 1/10 से। और अगर आपको कह रहा है 9 1/11%, तो इसका मतलब 1/11 से। ये बेसिक टर्म है। आप एक और इसमें ऐड कर लो 1/12 का। 1/12 का आ जाएगा आपका 8 1/3%। ये टर्म्स आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए कि अगर आपसे कह रहा है कि 10% निकालना है, दैट मीन्स कि आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 11 1/9% निकालना है, मतलब आपको 1/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो एटलीस्ट ये चीजें आपको याद करनी है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे याद कर लो। चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कैसे करना है हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस। इजी होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान से सीखना है। अगर मैं अभी बता देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा से समझा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो के एंड में नंबर मैंने लिखा हुआ है। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B, देन B इज X% ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि A का 80% 50 का B का 50% के इक्वल है। दैट मीन्स कि A का जो 80% है, A का 80% हम ऐसे निकालते हैं, और B का इज इक्वल टू B का 50%। B का 50% हम ऐसे निकालेंगे। देखो यहां पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में A और B का रेशो निकालना है। यहां पे 100 से 100 कट किया, ये 0 कट जाएगा। सो A इज टू B आपका आ गया 5/8, यानी कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 8 है। अब ये
क्वेश्चन ये कह रहा है कि b इज x% ऑफ a, यानी कि b 8 जो है वो x% है किसके, a के। a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 800 डिवाइड बाय 5 वो आ जाएगा आपका 160। वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर जैसे यहां पे क्योंकि ये लिखा हुआ है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, तो अब जरा गौर से देखो, अगर आप इसको भी सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आपका आंसर ये कह रहा है b इज x% ऑफ a, तो b को आपको ऊपर लिखना है, a को नीचे लिखना है। b जो है वो 8 है और a 5 है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 8/5 जो होगा वो 160% होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ द नंबर विल बी। पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं कि कैसे करना है इसको। सिंपल तरीका ये होता है कि एक नंबर है उसका 20% 120 है, से वो नंबर x है, तो x का जो 20% है वो क्या है 120 है। तो अब यहां से आप इसको कट करो, 2 5 10, सो x की वैल्यू आ गई 600। अब आपसे पूछा गया है देन 120% ऑफ दैट नंबर, यानी कि 600 का 120%, तो 600 का 120% आप ऐसे निकाल सकते हो, 600 इंटू में 120 डिवाइड बाय 100। जैसे कि मैंने कहा था, जितना भी परसेंटेज आपको कहा जा रहा है वो आप ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय 100। 100 हमेशा आएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये आ जाएगा 720। अब जरा गौर से देखो, हम ना इस तरीके को नहीं करेंगे, हम इस अप्रोच को नहीं करेंगे, इसके लिए एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच करते हैं। देखो कैसे, इसके लिए ना एक फॉर्मूला आता है, जरा इस चीज को ध्यान रखना। ये फॉर्मूला ये है, वैल्यू किसकी, थोड़ा सा आपको बचपना सा लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे सिखाया था और बहुत अच्छा है ये तरीका। वैल्यू किसकी, और यहां पे हम लिखेंगे चाहिए किसकी। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले हर चैप्टर में हम इसको यूज करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कहीं पे, जहां जो भी आपका स्टडी टेबल होगा उसके सामने ही लिख लो, क्योंकि ये बार बार अप्लाई करने वाले हैं हम। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 10 से 20 क्वेश्चन में अप्लाई होगा, या फिर हो सकता है ये हर चैप्टर में ही यूज हो और हर एक क्वेश्चन में यूज हो। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अब इसको यूज करना देखो कैसे है। ये कह रहा है कि 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। अब जरा गौर से देखो, वैल्यू क्या है हमारे पास 120। यहां लिखेंगे कि किसकी वैल्यू है ये, देखो यहां हम लिखेंगे किसकी वैल्यू है 120। किसकी वैल्यू है, एक्चुअली में 20% है किसी नंबर का, तो 120 वैल्यू किसकी है 20 की, और हमें चाहिए किसकी 120%, यानी कि हमें 120 की वैल्यू चाहिए। अब जरा गौर से देखो, इसको कट कर दो, ये सीधा आ गया आपका 720। तो ये जो स्टेप था आप उसको इस क्वेश्चन में सिंपल इतने में ही कट कर सकते हो। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, देखो ये क्या है, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। मैं आपको जितनी बार ये तरीका अप्लाई करूंगा मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। इन फ्यूचर आगे से जो हम चैप्टर करेंगे उसमें शायद मैं आपको सीधा ये फॉर्मूला बताऊंगा, तब तक आपको याद आ जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 120 जो है वो 20% एक नंबर का, तो 120 कितना होगा, तो सिंपल ध्यान रखना है 120 किसकी वैल्यू है 20 की, चाहिए किसकी 120 की। इसको सॉल्व किया 720 आंसर। ये देखो ये टिप्स पे, मतलब आप ये देख लो कि ये 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्स टू मैक्स, मतलब 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, हार्डली। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहां पे आप टाइम बचा सकते हो। अब देखो हर एक क्वेश्चन में अगर आप टाइम बचाओगे तो जो एडवांस के क्वेश्चंस होंगे वहां पे यूज करने के लिए आपको ज्यादा मिल जाएगा टाइम। तो मैं चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही टाइम बचाओ, और ये तरीका आपको ध्यान रखना है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ओके ओके, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। देखो अगर मैं इसका बेसिक अप्रोच करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स का अगर हम बेसिक करते हैं तो देखो ये होगा कि राम से द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन श्याम, तो यानी कि जो राम की इनकम है वो श्याम से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था, यहां हम राम लिख लेते हैं, यहां श्याम लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था 12 1/2 का मतलब होता है 1/8। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, तो अगर हम श्याम की वैल्यू 8 मान ले तो राम की 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो राम की वैल्यू है वो श्याम से 1/8 ज्यादा है। तो 12 1/2 1/8, तो 8 में 1
ऐड कर देंगे। अगर हमसे यही पूछा जाता, यही कह रहा कि लेस देन, यानी कि अगर ये क्वेश्चन होता कि इफ इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% लेस देन दैट ऑफ श्याम, तो देखो श्याम की वैल्यू सिंपल 8 ही रहती, लेकिन राम की वैल्यू क्या हो जाती 7। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको ये तरीका आ गया तो आने वाले दिनों में हर क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चनों में यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो 12 1/2% ज्यादा है, 12 1/2 की वैल्यू क्या है 1/8, तो अगर ज्यादा कह रहा है तो हम इस 8 में एक नंबर ऐड कर देंगे, और अगर कम कह रहा होता तो हम घटा देते हैं। दैट मीन्स कि अगर श्याम की इनकम 8 है तो राम की इनकम 9 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय, यानी कि श्याम की इनकम राम से कितना कम है, एक कम है, जिससे कंपेयर किया जाता है दैट ऑफ राम, तो वैल्यू उसकी हमेशा नीचे होती है 1/9। इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल दे तो क्या आ जाएगा 11 1/9, ये आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन श्याम, तो अगर श्याम की इनकम हमने 8 मानी है तो राम की इनकम 9 हो जाएगी। और ये कह रहा है कि द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय, यानी कि जो श्याम की इनकम राम से कितनी कम है, तो देखो यहां पे हमने निकाला है 1 डिवाइडेड बाय 9 हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें राम से कंपेयर करना है। आप इसको 100 में कन्वर्ट कर दो तो 1/9 100 11 1/9%। आंसर यहां पे परसेंटेज में देना है, क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, यानी कि दो नंबर है से x और y, जो डिफरेंस है वो उनके सम का 15% है, x प्लस y का 15%। इसको आप सॉल्व कर दोगे, 5 3 5 20 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर जाएगा 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y। इसको उधर ले आओ, 20y को उधर लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 23y। सो x इज टू y आ गया 23 इज टू 17। क्योंकि इसने पूछा है द रेशो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, तो हम 23 इज टू 17 लिखेंगे। अगर यही होता है स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर तो आंसर होता 17 इज टू 23। यहां ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम आंसर तो निकाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, बट हम बाद में जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें टिक करने में गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इसने पूछा है लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, तो आंसर होगा 23 इज टू 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही है। 120% जो है ए का वो बी के 80% के इक्वल है, तो हमें a प्लस बी अपॉन में b माइनस ए निकालना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 100 से 100 कटा, नाउ इसको काटो, सो a अपॉन में b इज इक्वल टू 8 इज टू 12। इसको 4 2 4 3 यानी a अपॉन में b की वैल्यू आ गई 2 इज टू 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी अपॉन में b माइनस ए, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 5 और b माइनस ए 3 माइनस 2 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी नंबर का 80% अगर हम 80 में जोड़ दें तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो ये कह रहा है कि x का 80%, यानी कि एक नंबर का 80% अगर हम 80 में जोड़ दें तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 8 2 5 सो 80 इज इक्वल टू x माइनस 4x बाय 5। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो x बाय 5 इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 400। ये आपका आंसर है। बट इसको ना हम दूसरे कंसेप्ट से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उसका 80% अगर मैं उसमें जोड़ दूं, 80% 80 में जोड़ दूं तो वो नंबर खुद आ जाता है। दैट मीन्स कि एक तरफ तो 80% है उस नंबर का, एक तरफ 80 है और दूसरी तरफ 100% है x का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 80 है वो एक्चुअली में 20% है? एक्चुअली में कह सकते हैं, क्योंकि देखो 80% में कितना परसेंट जोड़ेगी वो नंबर खुद आ जाए तो 20%। तो 80 एक्चुअली में वैल्यू किसकी है? 20 की। वैल्यू किसकी? तो ये 80 किसकी वैल्यू है? 20 की। हमें चाहिए क्या? देन द नंबर इटसेल्फ, और नंबर हमेशा 100% होता है, तो 24 80, ये आपका 400,
ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसी कंसेप्ट से करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी इनकम का 66 2/3% खर्च करता है और बाकी पैसे बचा लेते हैं। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं 66 2/3% निकालने के लिए बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, काफी टाइम लगता है। क्यों? देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि इनकम जो है, आप इनकम को मान लो x, तो x में से x का 66 2/3% अगर मैं कम कर दूं तो वो 1200 आता है। यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है। अब जरा गौर से देखो कैसे करना है। अब मैंने बताया था आपको 66 2/3 क्या है। 66 2/3 का मतलब है 2/3, यानी कि 3 रुपए इनकम है, 2 रुपए खर्च कर रहा है। तो यानी कि अगर इनकम 3 है और एक्सपेंस कितना है 2, तो सेविंग कितना होगा 1। अब अगेन वही फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे। वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। ये थोड़ा फनी सा लगेगा आपको, बट हर चैप्टर में यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले को, तो रट लो इसको। तो देखो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो 1 रुपए है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 1200 रुपए है। तो 1200 किसकी वैल्यू है 1 की। चाहिए क्या, ये कह रहा है हिज मंथली एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या है हमारा 2, तो 1200 1 की वैल्यू है और हमें चाहिए 2 की, तो 2400 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग भी x निकालोगे तो x आपका 3600 आ जाएगा, और क्योंकि सेविंग पूछा है तो आप 3600 माइनस 1200 2400 कर सकते हो। बट इस तरीके को अप्लाई करना है, तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से करवाने वाला हूं। अब हम बेसिक को यहीं छोड़ देते हैं, चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a exceeds b by 40%। देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 40% का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 है तो 7 हो जाएगा, और घट रहा है तो 5 से 3 हो जाएगा। सेम यहां पे भी यही कह रहा है कि b इज लेस देन c बाय 20%, यानी कि यहां पे लेस कह रहा है, तो c अगर 5 है तो b कितना हो जाएगा 4, अगर वही बढ़ा रहा होता तो 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। कैसे, देखो a इज टू b क्या आ जाएगा, a एक्सीड्स b बाय 40%, यानी कि b अगर 5 है तो a क्या हो जाएगा 7, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है b इज लेस देन c बाय 20%। 20% का मतलब क्या है 5 से 4, तो c अगर 5 है तो b की वैल्यू कितनी है 4। अब यहां से आप रेशो निकाल सकते हो। कैसे, a is to b is to c। अब देखो b is to c हमारे पास क्या है 4 is to 5। ध्यान रखना हम रेशो ऐसे निकालते हैं, मैंने भी पहले भी एक क्वेश्चन में बताया है। अब इस नेबर को यहां बिठा दो, इस नेबर को यहां बिठा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 28 20 25। अब आपसे पूछा क्या है, a is to c, a हमारा 28 है और c हमारा 25 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम जल्दी अगली क्लास के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप उन सभी दोस्तों को इस चैनल से जोड़े जो एसएससी की तैयारी करवा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है आपको कि अगले 4 to 6 मंथ में आपको मैं कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKB SSC Zone, एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी इस पे मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKB SSC Zone में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज मैं आपको परसेंटेज की दूसरी क्लास करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो करने से पहले आप वो वीडियो देख लो, ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। फिर स्टार्ट करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसका 60% अगर हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट जो आता है वो हमारा 60% है। तो क्यों ना हम इसमें लेट कर लेते हैं कि वो नंबर जो है वो x है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x के 60% में से अगर मैं 60 घटा दूं तो आपका रिजल्ट आता है 60। ये क्वेश्चन आ गया। तो यहां से देखो 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5
10 यानी 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू ये -60 उधर जाके +60 हो जाएगा 60 + 60 सो नेक्स्ट स्टेप में 3x इज इक्वल टू 120 इंटू 5 सो x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 ये आपका आंसर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को ट्रिक से ही करना है। कुछ क्वेश्चन बेसिक से होते हैं और आप उसे कर लो। जरूरी नहीं है कि जो बंदा बेसिक से करेगा वो पूरा पेपर ना कर पाए। आपको कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आनी चाहिए, सम बेसिक थिंग्स, जैसे कि आपको 1 से 20 तक का अगर टेबल आपको याद हो, ये होना ही चाहिए। ये कंपलसरी चीज है ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सको और कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रिक्स आते हैं तो हो सकता है कि आप 25 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप ट्रिक्स लगा दोगे, लेकिन बाकी के जो 8 से 9 क्वेश्चन हैं वो आपको बेसिक तरीके से ही करना है। और बेसिक तरीके से आप 25 के 25 क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और कैसे उसके बाद के 30 के बाद का जो स्क्वायर कैसे निकालना है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। 1 से लेके 20 तक का आपको क्यूब निकालना आना चाहिए, और ताकि क्यूब रूट भी पता हो और क्यूब भी पता हो। तो क्यूब निकालने का और क्यूब रूट निकालने का, स्क्वायर निकालने का या स्क्वायर रूट निकालने का, इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। 1 से 20 तक का टेबल याद कर लो, कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हो जाके। आप लिंक मेरे चैनल पे जाके आप एक बार प्लेलिस्ट में सर्च करना, प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक नाम से। ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं इन चीजों को ध्यान देना, ये चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सको, और कोई भी एग्जाम निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशो 2:3। 2 नंबर है, से A एंड B, जो उनका रेशो है वो है 2:3। इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो छोटा नंबर है उसके 20% में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो वो इक्वल होगा बड़े नंबर के 10% में 25 ऐड करने के बाद। तो ये देखो, ये 2 और 3 था, ये रेशो है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ना थोड़ा और बना देते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 20:30x। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि 20% और 10% निकालने में दिक्कत ना हो। 20% और 10% निकालोगे अगर 2:3 का, तो वो पॉइंट में आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट को अवॉइड करो। तो ये आपका स्मॉलर नंबर है और ये जो लार्जर नंबर है ये वो है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी 20 का 20% क्या आ जाएगा 4x में जब मैं 20 ऐड करता हूं तो वो इक्वल होगा 10% ऑफ द लार्जर नंबर। 30x का 10% क्या होगा 3x प्लस 25। आप इसको ऐड कर लो, 3x को उधर और 20 वहां जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो आपसे पूछा क्या गया, देन द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर यानी a वो है 20x, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 100। और b जो है वो है 30x। यहां पे आपने 30x की वैल्यू 5 निकाली है, तो 30 इंटू 5 150। ये आपका आंसर है। अगर आपसे स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है तो 100, और अगर लार्जर नंबर है तो 150। डिफरेंस पूछे तो 50। जो भी पूछता है आप यहां से आंसर दे सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाय। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर है जो तीसरे नंबर से 20% और 40% कम है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखा जाए तो 3 नंबर है, A, B और C, या फिर कह सकते हो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो है ना वो थर्ड नंबर से 20% और 40% कम है। तो थर्ड को हम ना 100 मान लेते हैं। अगर थर्ड 100 है तो फर्स्ट नंबर 100 से 20% कम है, तो कितना होगा 80। और सेकंड जो है वो थर्ड नंबर से 40% कम है, तो कितना हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि ये 40% कम है और ये 20% कम है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाय। सेकंड नंबर कितना है 60 और फर्स्ट नंबर 80। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 60 माइनस 80, यानी कितना कम है 20। तो 20 80 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट बाय 20 डिवाइडेड बाय
80 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया, बट ये क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 25% होगा, और अगर नंबर में पूछा जाता तो 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। क्या है क्वेश्चन? इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर देन बी, यानी कि ए बी से 25% ज्यादा ला रहा है और बी जो है वो 10% कम ला रहा है सी से, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। ओके, यहां तक का स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। 4 नंबर है ए बी सी डी। ओके, ए जो है बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए अगर 4 है तो बी 5 होगा। मैंने बताया था जब 25% की बात हो, अगर ज्यादा की बात है तो एक ऐड करेंगे और माइनस है तो एक कम करेंगे। 25% में हमने 4 ही क्यों लिया है? क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। बी गॉट 10% लेस देन सी। अब जरा गौर से देखो, बी को सी से 10% कम मिल रहा है, यानी कि सी को अगर 10 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 9। और सी गॉट 25% मोर देन डी, यानी कि सी को डी से 25% ज्यादा मिल रहा है। अगर डी 4 है तो सी कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ए बी सी और डी का रेशो निकालो। देखो कैसे निकालोगे। ए इज टू बी है 5:4, बी इज टू सी है 9:10 एंड सी इज टू डी है 5:4। अगेन हम वही काम करेंगे, ये जगह ब्लैंक है। जैसे कि मैंने बताया था ये रेशो कैसे निकालते हैं, तो इसके नेबर्स को इसके पास रखो। देखो सी का नेबर बी है तो 4 और डी का नेबर सी है, तो अगेन यहां से 4 आ जाएगा। यहां पे डी का नेबर 10 है तो 10, सेम यहां 9 है तो यहां पे भी 9, यहां है तो यहां पे भी 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 9 45, 45 5 225। ये 4 9 36 पंचे 180, 4 9 40 पंचे 200 और 4 10 40 इंटू 4 160। तो आप चाहो तो इसको और कट कर सकते हो, लेकिन इसको यही छोड़ देते हैं। देखो ए बी सी और डी का रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए वर। ये एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट यहां पे ये प्रिंट हो गया है। तो आगे देखते हैं, इसको आप यहां पे इग्नोर करो, मैं अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखो क्या कह रहा है कि डी को 320 मार्क्स मिले हैं तो ए को कितना मिलेगा। तो यहां पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू किसकी इनटू में चाहिए किसकी। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बचपना सा लगे, बट बहुत अच्छा तरीका है और हर क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। अब जरा गौर से देखो 320 मार्क्स मिले हैं डी को एक्चुअली में, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे तो ये ए को मिला है, ये बी को, ये सी को, ये डी को। तो 320 एक्चुअल में वैल्यू किसकी है? 160 की, और हमें चाहिए ए की। ए की वैल्यू कितनी है? 225। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 450 और ये आंसर है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसी को यूज करते हुए हम करेंगे। अब देखो ये 13 क्वेश्चन यहां पे है जो क्या कह रहा है कि 1/5 ऑफ अ नंबर इज 20। एक नंबर है उसका 1/5 कितना है? 20। तो नंबर क्या आ जाएगा? 100। देन 20% ऑफ द नंबर, तो इसका 20% क्या होगा? 100 का 20% 20 ही होगा। यह आंसर है। इसे ध्यान रखना, हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1/5 का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था 20% का मतलब 1/5 है, तो ये ऑलरेडी 20% है और उसी का 20% निकालना है, तो 20 ही इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो एक तो उसने गलती की है, ठीक है, मतलब जो एक कैलकुलेशन उसने रॉन्ग किया है और एक करेक्ट किया है। तो रॉन्ग जो है उसने ये किया है कि 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना चाहिए था करेक्ट क्या है? 3/5 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक मैन है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू। तो वो एक्चुअली वो नंबर है क्या? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 7/4 है और 3/5 है, तो जो इनका डिनोमिनेटर होगा ना उसका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा ना, तो उस नंबर को हम 20 मान लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इजीली कट सके ये और पॉइंट में ना जाए, अदरवाइज पॉइंट में जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो देखो 20 नंबर था, उसको मल्टीप्लाई करना था 7/100
सॉरी 20 को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन कर दिया 7/4 से। तो गलती से 7 5 सा 35 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था 12। अब आपसे पूछा परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, तो कितना चेंज हुआ एक्चुअली में, होना चाहिए था 12, हो गया है 35, यानी कि चेंज कितना हुआ एक्चुअली में। अगर आप चेंज के बारे में बात करो तो वो है 23। तो 23 12 का कितना परसेंट है, यहां से आप निकाल दोगे 4 3 जा 4 25 जा, तो ये 25 इंटू में 23, तो 625 50 575 अपॉन में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए मैंने देखो अब 25 इंटू 23 करना है, कैसे करना है मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अब वहां वो जाके देख लो कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर इन सेकेंड्स, इस नाम से है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर सको। चलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें भी यही है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, तो एक रॉन्ग होगा और एक करेक्ट होगा। देखो रॉन्ग क्या है, 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो 15 को एक्चुअली में करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, लेकिन कर दिया 3/5 से, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9, यानी कि गलती से 9 आया है, लेकिन आना क्या चाहिए था 25। अब आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज एरर, तो 25 और 9 का डिफरेंस एरर 16 है, होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना यहां पे करेक्ट ही आएगा, यानी कि जो चेंज हुआ है चेंज डिवाइडेड बाय करेक्ट नंबर जो भी है इनटू में 100, तो 16/25 इंटू 100, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यह आ जाएगा 64%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एसएससी के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, यानी कि अगर इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया जाए तो नेट इनकम डिक्रीज हो जाता है 6% से। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ये नेट इनकम है क्या। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कैसे, मान लो अगर आपकी इनकम है 100 रुपए, ओके, आप 100 रुपए कमाते हो, उसमें से आपने टैक्स पे कर दिया है से 15 रुपए, तो यहां से आपकी नेट इनकम जो आ जाएगी वो 85 रुपीज आ जाएगी। इकोनॉमिक्स टर्म में हम इसको नेट डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, और यहां पे हम इसको नेट इनकम कहेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप टैक्स को तो मान सकते हो टी, और नेट इनकम को हम NI लिख देते हैं, और इनकम को हम आई लिख देंगे। तो क्या कह रहा है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, तो आप ये कह सकते हो कि टैक्स का जो 9% है, 19% है, वो एक्चुअली में नेट इनकम का 6% है, क्योंकि देखो अमाउंट तो सेम ही है ना, जितना टैक्स बढ़ेगा, देखो अगर मैं इस टैक्स को 20 रुपए कर दूं तो कितना रुपए बढ़ रहा है, 5 रुपए ना, तो नेट इनकम कितनी घट जाएगी, 5 रुपए अगेन। तो यानी कि टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही घटेगा। तो जो टैक्स है उसका 19% वो नेट इनकम के 6% के बराबर है। यहां से आप इसको कट कर लो, तो यहां पे आ जाएगा नेट इनकम अपॉन में टैक्स का रेशो 19:6, ओके है। ये नेट इनकम आ गया 19 और टैक्स आ गया 6। तो अब देखो कैसे करोगे, यहां से इनकम, टैक्स और नेट इनकम। तो आपने इस क्वेश्चन में नेट इनकम निकाल दिया है 19 और टैक्स है हमारे पास 6, तो इनकम क्या आ जाएगा 25। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट निकालना है। तो इनकम टैक्स है 6 और इनकम है 25 इंटू में 100, तो यह आ जाएगा 24%। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। सेम क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर टैक्स जो है, अगर टैक्स 17% बढ़ जाता है तो नेट इनकम NI मान लेते हैं वो 3%
घट जाता। तो आप ये कह सकते हो कि इनकम टैक्स का 17% जो है वो इक्वल होगा नेट इनकम के 3%। तो यहां से आप इसको कट कर दो। सो टैक्स अपॉन में नेट इनकम आपका आ जाएगा 3:17। तो जरा गौर से देखो, टैक्स है आपका 3 रुपए, नेट इनकम है आपका 17 रुपए। तो यहां से इनकम क्या आ जाएगा, 17 + 3 20, क्योंकि इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर होता है। सॉरी। अब यहां से आप टैक्स का परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, टैक्स अपॉन में इनकम इंटू 100। तो इसको कट करने के बाद ये आपका 15% है। ये आपका आंसर है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ताकि उनको भी ये मदद मिले। क्योंकि ये इकलौता चैनल है, मैंने पहले भी बताया है, जो आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा। तो आप अगले 1 से 1.5 महीने में, आप ये मान के चलो कि 1.5 महीने में आपकी अरिथमेटिक खत्म हो जाएगी अगले 1.5 महीने में, और उसके 2 से 3 महीने में एडवांस। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सके। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप मुझे AKBSSC जोन पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AKBSSC जोन में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज मैं आपको परसेंटेज की तीसरी क्लास करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं परसेंटेज चैप्टर से। वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप परसेंटेज सर्च करना, वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। शुरू करते हैं फिर। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट बट ही लीव्स 8% मार्जिन इन ईच लाइन। अब जैसे मान लो ये पूरा एक पेज है, ये पूरा एक पेज है, तो उसमें से वो 8% मार्जिन छोड़ रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये वाला पार्ट अगर 8% है तो वो इतना छोड़कर बाकी पे लिखता है। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 49 ऑन ईच पेज इन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। यानी कि देखो, पहले वो कितना मार्जिन छोड़ रहा था, 8%। अब कितना छोड़ेगा, पहले से 25% ज्यादा। तो जो न्यू मार्जिन होगा वो 8% का 25% ज्यादा, यानी कि 8 का 25% कितना होगा, 2। यानी कि अब जो नया मार्जिन है वो 10% होगा। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है जो 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में, अगर वो 8% मार्जिन छोड़ता है तो ये पूछ रहा है आपसे कि उसको 23 पेज और हर पेज पे 40 लाइन टाइप करने में कितना टाइम लगेगा अगर वो 10% मार्जिन छोड़ता है। 10% क्यों, क्योंकि पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ने के लिए कह रहा है। तो इसको करने से पहले हम जो टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला यूज किया करते थे, MDH, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। M1D1H1 अपॉन में वर्क 1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में वर्क 2। अब जरा गौर से देखो, पहले में क्या कह रहा है, 20 लाइन 10 मिनट और 8% मार्जिन, यानी कि एक्चुअली में 92% ही काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, वर्क को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैन एफिशिएंसी तो है नहीं, डे भी नहीं है, आर है। आर एक कह सकते हो कि मिनट में है। तो 10 मिनट में वो कितना काम कर रहा है, 20 लाइन और 92% मार्जिन। क्योंकि देखो ये जो मार्जिन छोड़ रहा है, यानी कि ये जो 92% है, ये क्या है, एक तरह से ये काम का ही तो पार्ट है ना। ये भी इधर देखो, ये लाइन, ये हमारा लाइन है और ये एक तरह से मार्जिन है, तो ये काम में ही आएगा। इज इक्वल टू कितना टाइम लगता है, मान लेते हैं x मिनट। अब देखो उसको कितना पेज टाइप करना है, 23 पेज, एक पेज पे 40 लाइन और मार्जिन छोड़ना है 10%, यानी कि 90। देखो यहां पे हमने नंबर ऑफ पेज नहीं लिखा है, तो अगर 20 लाइन है तो हम ये मानकर चलते हैं वो एक पेज का है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 23 4 जा 92, 4 10 जा 10 2 जा 2 5 जा। सो x इज इक्वल टू 450 मिनट। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में एक यही चीज है, मार्जिन 8% है और पहले से 25% ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि अब वो नया मार्जिन 10% छोड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 450 मिनट आंसर है।
ओके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। तो आप ये कह सकते हो जो पासिंग मार्क्स है वो क्या होगा 25%। अगर टोटल मार्क्स x है तो 25% ऑफ x प्लस में 210। बट इफ ही स्कोर्स 55% देन ही इज पास्ड बाय 240 मार्क्स। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक बंदा 55% ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 25% ऑफ x प्लस 210 55% ऑफ x माइनस 240। आप यहां से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इसको सॉल्व करके। एक दूसरा अप्रोच ये है, आप जरा गौर से देखो। फर्स्ट केस में ये क्या करता है 25% माइनस 25% प्लस 210, ये एक तरह से पासिंग परसेंटेज है। और सेकंड में 55% माइनस 240 मार्क्स, ये पासिंग परसेंटेज है। तो जरा गौर से देखो 210 मार्क्स ये पासिंग से कम है और ये 200 मार्क्स पासिंग से ज्यादा है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो 450 मार्क्स का डिफरेंस है। और एक्चुअली में देखो ये डिफरेंस क्या है 25% और 55%, तो 30% का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि 450 जो है 30 की वैल्यू है और हमें चाहिए किसकी 100 की। तो यहां से इसे सॉल्व करने के बाद आप 1500, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया है। यहां से भी जब आप x को सॉल्व करोगे यानी ये ऐसे करके 25x अपॉन में 100 प्लस में 210 इज इक्वल टू 55 अपॉन में 100 x माइनस 240। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1500 ही आएगी। देखो अब आपसे पूछा गया है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो जरा गौर से देखो 1500 मैक्सिमम मार्क्स है, लेकिन एक बच्चा अगर 25% मार्क्स स्कोर कर रहा है यानी कि देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। तो जरा गौर से देखो 210 मार्क्स से वो फेल किया था, तो 210 1500 का कितना परसेंट होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप 15 यानी कि 14%। आप ये कह सकते हो कि अगर वो 14% और स्कोर कर देता तो वो पास हो जाता। तो यहां से आपका पासिंग परसेंटेज आ जाएगा 25 जो उसने स्कोर किया था प्लस 14 यानी कि 39%, ये आपका पासिंग परसेंट है। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 19th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36 मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। यानी कि यहां से आपका पासिंग मार्क्स क्या आ जाएगा 36% ऑफ x प्लस 32। अगर वो इतना मार्क्स स्कोर करता है तो पास हो जाता है। बट वेन ही स्कोर 48% मार्क्स यानी कि अगर वो 48% स्कोर करता है तो वो पासिंग से पास बाय 64 मार्क्स होगा। ये शायद ये परसेंटेज यहां से हटा दो 64। तो जरा गौर से देखो अगर वो 36% मार्क्स स्कोर करता है तो 32 मार्क्स से फेल होता है, लेकिन अगर वो 48 मार्क्स स्कोर करता है तो वो 64 नंबर ज्यादा लाता है पासिंग परसेंट से। तो कुल मिला के इन दोनों को सम कर दो, क्योंकि देखो ये तो 64 प्लस 32 क्या आ जाएगा 96, और 96 किसकी वैल्यू है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 36 और 48 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 12। तो यहां से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 800। ये 800 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो 36% स्कोर करता है तो वो 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आप यहां से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। पासिंग मार्क्स क्या है 36% ऑफ x प्लस में 32। तो इसको इससे सॉल्व 0 0 कट गया, 36 8 जा 3 8 जा 240 6 8 जा 48 यानी 288 प्लस 32 तो 320, ये आपका आंसर है। चलता है अगले क्वेश्चन पे। देखो 20वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या फिर कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम ले लो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इलेक्शन से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। 2 आदमी ने पार्टिसिपेट किया एक इलेक्शन में से ए और बी। 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the valid vote and won by 90
600 वोट्स। ये कह रहा है कि जितने भी वोट पड़े थे ना उसमें से 20% जो है वो इनवैलिड हो गए हैं और जो वैलिड वोट था उसका 70% मिला है जो कैंडिडेट जीता है और जो विनिंग मार्जिन था वो है 9600। तो एक बार के लिए हम 9600 छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स है, इसमें हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, वोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इलेक्शन से ऐसे ही करेंगे इसी अप्रोच से। टोटल वोट्स मान लेते हैं 100 वोट था। अब इसमें से एक्चुअली में इनवैलिड कितने हो गए हैं? इनवैलिड हो गए 20% यानी 20। तो वैलिड वोट कितने होंगे? तो वैलिड वोट हो गए हमारे पास 80। अब जरा गौर से देखो, ये क्या कह रहा है कि जो विनर है वो 70% मिला है वैलिड को, वैलिड वोट यानी कि 80 का 70% विच इज इक्वल टू 56। ये मिला है विनर को और जो हारने वाला है उसको मिला है 80 में से 56 घटा दो 24। अब एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, देखो क्या है ये, हमने टोटल वोट्स 100 मान लिया है जिसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए हैं। तो 100 का 20 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट हमारे पास आ गया है यहाँ पे 80। अब 80 का 70% विनर को मिला है और बाकी लूजर को। तो अब एक बात बताओ, अगर विनर को 56 वोट मिले हैं और लूजर को 24%, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? यानी मार्जिन क्या है? विनिंग मार्जिन 32 ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/9600 वोट। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है फिर से, वैल्यू किसकी इनटू में चाहिए किसकी। तो देखो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 9600 है। अब 9600 क्या है? मार्जिन, और हमारे अकॉर्डिंग मार्जिन है 32। तो 9600 है वैल्यू 32 की। अब देखो चाहिए किसकी? हमें चाहिए पहले में टोटल वोट। तो टोटल वोट तो 100 है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 30,000। अगर आपसे वैलिड वोट पूछा जाता है तो वैलिड वोट क्या है? 80, यानी कि 9600 वैल्यू है 32 की और हमें चाहिए 80 की। तो अगेन अप्रोच सेम ही होगा, ये आपका आ जाएगा 24,000। ये आपका ए का आंसर है और ये बी का। इजी क्वेश्चन था ये, काफी आता है ये एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखो 21 क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट। यानी कि मान लेते हैं 100 वोट है, तो 100 में से 20% ने तो वोट किया ही नहीं, 20 डिड नॉट वोट, यानी कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो कितने ने दिया है? 80 वोटेड, यानी कुल मिला के कह सकते हो कि 80 बंदे ने वोट किया होगा। लेकिन अब 80 वोट में से क्या कह रहा है कि 12 1/2% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब जरा गौर से देखो, मैंने बताया था आपको 12 1/2%, 12 1/2% का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का 1/8, 1/8 यानी कि 80 का 1/8 जो वोट है वो इनवैलिड हो गया है। तो आप कह सकते हो कि 10 जो है वो इनवैलिड वोट है। तो 80 में से 10 इनवैलिड हो गए और 70 वैलिड। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, यानी कि 70 का 60% विच इज इक्वल टू 42। ये किसको मिला है? विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा? 28। ये किसको मिला है? लूजर को। अब ये कह रहा है कि विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाय 5600 वोट्स। तो अगेन देखते हैं, देखो विनर को हमारे अकॉर्डिंग 42 मिला है और लूजर को 28, और इनके बीच का जो गैप है वो है 14 का, यानी कि 14% का। और क्वेश्चन में क्या है? 5600। तो सेम वही चीज अप्लाई करना है हमें, वैल्यू किसकी। ये फॉर्मूला हर चीज में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, कोई भी चैप्टर करोगे ये बार बार यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। तो देखो वैल्यू हमारे पास क्या है? 5600। हमारे अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? वो 14 की। हमें चाहिए किसकी? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने लोग हैं टोटल वोटर। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 100 है, तो 5600 वैल्यू है 14 की, हमें चाहिए 100 की। तो आप इसको कट करो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 40,000। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या है? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड।
and the winner gets 75% of valid vote and wins by 1500 votes। आपको यहां पे भी वही बताना है कि कितने नंबर्स है वोटर के, वोटर का नंबर कितना है, यानी कि कितने वोटर हैं। तो एक इलेक्शन में देखो क्वेश्चन क्या है, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 20% जो वोटर है उसने कोई वोट नहीं किया है, तो आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि जितने लोगों ने वोट किया है उसमें से 600 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए हैं, और जो विनर है, विनर को 75% वैलिड वोट्स मिले हैं और वो जीत गया है 1500 वोट से। तो एक सिंपल सा हम अप्रोच लेते हैं, इसमें ना हम टोटल वोट मान लेते हैं 100x। x क्यों माना है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे ना दो दो नंबर है, 600 और 1500। तो ध्यान रखना जब यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर्स हो तो हम x मान लेंगे, उससे ना कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जरा गौर से देखो, बाकी अप्रोच हमें सेम ही रखना है। 100x टोटल वोट है, जिसमें से 20x जो है डिड नॉट वोट, यानी कि इसने वोट नहीं किया है, तो कितने ने वोट किया है 80x। अब ये कह रहा है आउट ऑफ विच 600 डिक्लेयर इनवैलिड। अब जरा गौर से देखो, इसमें से 600 जो है वो इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट यहां से आपका आ जाएगा 80x माइनस 600। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है विनर को एक्चुअली में 75% मिला है, तो 80x का 75% विनर को मिला है और 25% लूजर को मिला है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 50%। किसका 50%, वैलिड वोट का 50%। तो आप ये कह सकते हो कि 8x माइनस 600 का 50%, मैंने 50 का मतलब बताया था 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1500, ये 2 उधर जाएगा, यानी 8x माइनस 600 इज इक्वल टू 3000, 8x इज इक्वल टू 36,000, सॉरी 3600, x इज इक्वल टू 450। अब आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोटर, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर था आपका 100x, यानी कि 100 इंटू में 450 विच इज इक्वल टू 45,000, ये आपका आंसर होगा। एक तो ये सिंपल सा अप्रोच था, एक और तरीका है वो भी मैं आपको करवा देता हूं, अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप उस अप्रोच से कर लेना। देखो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ी देर के लिए उस अप्रोच को भूल जाओ। क्या है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स। अब जरा गौर से देखो, विनर को मिले हैं 75% वोट, तो लूजर को कितने मिले होंगे 25%। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, मार्जिन है, वो है 50%, और क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है 1500। तो 1500 किसकी वैल्यू है 50 की, तो 100 की कितनी होगी, तो यहां से आपकी आ जाएगी 3000। ये क्या है 3000 जो है ये नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, 3000 है 1500, ओके। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आ गया 3000 यहां से, ओके। अब टोटल वोट्स आप निकाल दोगे, टोटल वोट्स कैसे निकलेगा, अब देखो वैलिड वोट्स है 3000 और 600 इनवैलिड हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 3600 जो है वो टोटल वोट्स है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि कुल मिला के 3600 बंदों ने ही वोट्स दिए थे, सॉरी 80% वोट ने दिए थे, 3600 किसकी वैल्यू है 80 की, तो टोटल वोट्स यहां से क्या आ जाएगा 4500। शायद लास्ट इसका आंसर जो हमने अभी निकाला है वो 45,000 लिख दिया था मैंने, वो एक्चुअली में 4500 होगा, उसको करेक्शन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। इजी क्वेश्चन था ये। अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, AKBSSC जोन पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इस पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKBSSC जोन में।
दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज हम परसेंटेज की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो तीनों क्लास देख लो, ताकि इस चैप्टर को, इस क्लास को समझने में आपको आसानी हो। शुरू करते हैं क्वेश्चन। ओके, आज की जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन वो ये है कि अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 15,000 if the total earning of the salesman is 7650 rupees. Find the total sales. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्समैन को 12% कमीशन मिलता है 15,000 सेल्स करने तक, लेकिन जैसे ही वो 15,000 रुपए से ज्यादा का सेल करता है तो उसको 1% का बोनस कमीशन मिलता है, यानी कि 13%। यानी कि पहले 15,000 पे तो उसको 12% मिलेगा। जरा गौर से देखो, फर्स्ट 15,000 पे उसको मिलेगा 12% की दर से। तो पहले 15,000 का 12% क्या हो जाएगा? 1,800। कैसे निकालोगे? 15,000 का 12%, यहां से आपने 1,800 निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि अगर वो 15,000 से ज्यादा बेचे, यानी कि अबव 15,000, तो उसको उस पे 1% का बोनस मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 13%। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में कि इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650 रुपीज, यानी कि अगर वो 7,650 रुपए कमाता है तो उसका सेल्स क्या होगा? अब जरा गौर से देखो, क्या आप ये कह सकते हो कि 7,650 रुपए में से 1,800 रुपए जो है वो पहले 15,000 पे कमीशन है? तो अगर मैं 7650 पे से 1,800 घटा दूं तो ये आ जाएगा कुछ 5,850 रुपीज। तो अबव 15,000 पे उसने कितना कमाया है? 5,850 रुपए। तो जरा गौर से देखो, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 15,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है उसका 13% 5,850 रुपए होगा? तो हम यहां पे वही तरीका अप्लाई करते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? अब जरा गौर से देखो, हमारे पास था 5,850 रुपए, किसकी वैल्यू होगी? 13 की। चाहिए कितनी? 100, क्योंकि हमें 15,000 से ऊपर का अमाउंट चाहिए और उस अमाउंट का 13% 5,850 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, तो ये आ गया 45,000, यानी कि 15,000 से ऊपर 45,000 का अमाउंट है। तो टोटल सेल्स क्या होगा? टोटल सेल्स जो आपका आ जाएगा वो है 15,000 प्लस 45,000 विच इज इक्वल टू 60,000। ये आपका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी यही है। क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 10,000, यानी कि 10,000 तक पहले का जो फर्स्ट 10,000 है उस पे तो उसको कमीशन मिल रहा है 5.5%, यानी कि 550 रुपए। लेकिन उसके बाद जो अबव 10,000 है उस पे उसको कितना मिल रहा है? 0.5% का कमीशन, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो 6%। तो यहां पे भी हमारे जो सेल्समैन उसकी टोटल अर्निंग 1,990 रुपए है, यानी 1,919 रुपीज। तो इसमें से अगर मैं 550 रुपए घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 1440। तो कह सकते हो कि 1,440 रुपए जो उसने कमाया है वो 10,000 से ऊपर के सेल्स के पे कमाया है। तो 1,440 किसकी वैल्यू है? 6 की। चाहिए किसकी? 100 की। तो यहां से सॉल्व करते हैं। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो यह आ जाएगा 24,000। यहां से आप टोटल सेल्स निकाल सकते हो। टोटल सेल्स क्या आ जाएगा? पहले 10,000 पे 550 और अगले के 24,000 पे 1,440, तो ये 34,000। ये आपका आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ द price of sugar is decreased by 30%, then by how much percentage of the consumption increase so that the expenditure remains same? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम एक अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, जरा गौर से देखो। प्राइस क्या हुआ है? 30% कम हुआ है, यानी कि अगर पहले प्राइस 10 रुपए होगा तो अब क्या हो जाएगा? 7 रुपए। ये न्यू प्राइस है। यानी अगर पहले 10 रुपए है तो अब क्या होगा? 7 रुपए। और अगर पहले उसका कमीशन
मतलब कंजम्पशन 7 है, तो अब उसको कितना करना पड़ेगा दोबारा से 10 पे आने के लिए? 10 कितना चेंज किया? 3 कितने पे? 7 पे, तो 3/7 इंटू में 100, ये 300 अपॉन में 7, ये आपका आंसर होगा। अब जरा गौर से देखो, इसमें हमें सिंपल करना क्या होता है कि एक शुगर का प्राइस 30% घट गया, यानी कि 10 से 7 हो गया है, तो कितना बढ़ाएं कि वापस 10 हो जाए? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर्स रिमेन सेम। अगर यहीं पे ये कह रहा होता कि एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% की कमी आए, तो यानी कि हमें 7 से 9 पे जाना होता, क्योंकि देखो 10 में 10% कम किया तो 9, तो यहां पे 2/7 आंसर होता। बट यहां पे हमसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो यानी कि 10 से 7 और 7 से 10, वापस पहले तो 3 रुपए कम हुआ प्राइस, और वो कंजम्पशन 7 से 10 पे ले जाएगा, यानी 3/7 विच इज इक्वल टू 300 अपॉन में 27%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी 2-3। ओके, देखो 36 क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 30%। तो प्राइस क्या हुआ एक्चुअली में, अगर पहले 100 होगा तो अब 70 हो गया है, लेकिन ये पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट ऑफ द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। देखो पहले एक्सपेंडिचर 100 था, लेकिन क्योंकि अब प्राइस 70 घट गया है, 30% घट गया है, तो 70 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि इसको एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही घटाना है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 90 ही होना चाहिए, यानी 100 से 70, 70 से 90, कितना चेंज हुआ? 20 अपॉन में 70 इंटू 100, तो यह आ जाएगा आपका 200 अपॉन में 7%। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, 7 2 14, 7 8 56, 4/7%, यह आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, यानी कि प्राइस जो है 100 रुपए से 130 हो गया है। ओके, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। अब जरा गौर से देखो, जो कंज्यूमर का जो प्राइस है वो 100 से 130 हो गया, लेकिन वो चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े, यानी कि नया एक्सपेंडिचर कितना होगा? 110। तो कुल मिला के उसने कितना चेंज किया है? अगर गौर से देखो तो 130 ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन वो यूज सिर्फ 110 ही कर पा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि 20 कम किए हैं उसने। तो 20 कितने पे कम किया है? 130 पे। अगर आप इसको सॉल्व करो तो -2/13, यानी कि देखो ये जो है एक्चुअली में ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये जो है चेंज इन कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन। अब देखो क्योंकि ये घट रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन वो कम करेगा। तो अगर आपसे यहीं पे ये पूछा जाता कि न्यू कंजम्पशन क्या है, तो न्यू कंजम्पशन क्या होता? 13 - 2 11। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर। अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हम कितना कंजम्पशन कम कर रहे हैं? 2, और क्वेश्चन में कितना कर रहा है? 40। तो 40 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? ओरिजिनल कंजम्पशन, और अकॉर्डिंग टू अस हमारे यहां जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो है 13, तो इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 260 kg, ये आपका आंसर होगा। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो प्राइस कितना कम हुआ है? प्राइस कितना बढ़ा है? 30%, यानी 100 से 130, बट वो बंदा जो है वो एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही बढ़ा रहा है, तो 100 से 110, तो कुल मिला के करना चाहिए था 130, लेकिन कर पा रहा है सिर्फ 110, यानी कि उसको एक्सपेंडिचर जो है अपना कंजम्पशन जो है अपना वो 20 कम करना पड़ रहा है। किस पे? 130 पे। तो 20 और 130 करे तो क्या है? 2:13, यानी कि 2 क्वांटिटी वो कम कर रहा है 13 पे। तो 2 किसकी वैल्यू है यहाँ पे? 40 की, तो 13 की निकाल दो, 260 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 38 क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। देखो 100 से 70, क्योंकि 30% घट गया। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर एज टू एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। देखो एक्सपेंडिचर 100 रुपए था, लेकिन सिर्फ 16% ही घटना चाहिए, तो कितना? 84। अब जरा गौर से देखो, हमारे पास जो कंजम्पशन था पहले वो 70 था, और अब क्या है? 84, तो आप कह सकते हो कि 14 बढ़ गए हैं। अकॉर्डिंग टू अस कंजम्पशन कितना बढ़ा है? 14, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 32 kg मोर ना। देखो ये 32 किसकी वैल्यू है? 14 की। हमें चाहिए फाइंड करंट कंजम्पशन। अब एक बात बताओ करंट कंजम्पशन क्या होगा? ये 70 होगा या 84 होगा? देखो ये जो 70 है ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये 84 जो है वो
न्यू कंजम्पशन है तो 84 की वैल्यू निकालनी है। 14 6 30 84, इसको सॉल्व कर लो 192 ये आंसर होगा। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस जो है वो 30% कम हुआ है, यानी 100 से 70। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर, यानी कि क्योंकि 30% प्राइस कम हुआ है तो वो 32 kg ज्यादा खरीद रहा है और एक्सपेंडिचर भी उसका 16% कम हुआ है, यानी कि जो 70 रुपए वो खर्च करता अब वो 84 रुपीज कर रहा है। तो कितना 14 रुपए, यानी कि उसका कंजम्पशन जो है, सॉरी, जो पहले वो 70 क्वांटिटी खरीदता था अब वो 84 क्वांटिटी खरीद रहा है, यानी कि 14 में चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू अस, और क्वेश्चन में है 32। तो आप इसको यहां से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 192। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, और देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एंड डी परचेज अ फ्लैट ऑफ ₹56 लाख। ए बी सी और डी चारों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा है, कितने का? 56 लाख का। अब जरा गौर से देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ बी सी डी इज 460% ऑफ ए। तो बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 460% है ए के। तो क्या आप यहां से इनका रेशो निकाल सकते हो 23:5, यानी कि ए अपॉन में बी प्लस सी प्लस डी जो होगा वो आ जाएगा 5:23। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी इज 366 2/3% ऑफ बी। अब जरा गौर से देखो, क्या अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 300 प्लस में 66 2/3%। देखो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि 100% का मतलब 1 होता है, तो 300% का मतलब क्या होगा 3, और 66 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं a प्लस सी प्लस डी जो होगा वो होगा, इसको ऐड करने के बाद 11/3 ऑफ b। यहां से आपका रेशो आ जाएगा b अपॉन में a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3:11। ओके, अब एक और स्टेटमेंट, अब जरा गौर से देखो अगला स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा है कि b एंड c शेयर इज 40% ऑफ ए बी डी। ए बी और डी का 40%, 40 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, वो क्या है c। तो अगर इसको कट करते हैं तो 2/5, सो यहां से आपका रेशो आ जाएगा c अपॉन में a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 2/5। देखो ये 3 इक्वेशन आ गया है हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखो यहां पे क्या है 5 प्लस 23 28, 3 प्लस 11 14, 2 प्लस 5 7। तो हम इसको इक्वल बनाएंगे। अब जरा गौर से देखो 28 14 और 7, ये तीनों को इक्वल बनाना है। तो आप इसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, 28 14 और 7 का आप एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28। 28 14 और 7 का एलसीएम आ जाएगा आपका 28। तो 14 को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, b अपॉन में a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3 2 6 11 2 22। यहां पे देखो यहां पे ये सेम रहेगा क्योंकि यहां पे हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 अपॉन में 23, देखो यहां पे क्योंकि 7 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो ये आ जाएगा आपका c अपॉन में a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू 2 4 8 5 4 28। अब जरा गौर से देखो, आप किसी को भी ऐड कर लो 28 आ जाएगा। और जब ये सेम है तो हम क्या डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, देखो कैसे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8 और d की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि चारों का सम 28 है तो 5 6 11 8 19 9 28, यानी a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8, d की वैल्यू 9। तो 5 6 8 और 9। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ d। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या है, 56,000 में चारों ने 56 लाख में चारों ने मिलके खरीदा है। तो 56 लाख किसकी वैल्यू है 28 की, क्योंकि देखो 5 6 11 8 19 9 28 हमें चाहिए किसकी
9 की। तो 28 टू 56, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि हमें इन तीनों को इक्वल बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, 30 क्वेश्चन जैसा अब तक करते आए हैं वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। यानी कि क्या हुआ है, जो प्राइस है शुगर का वो 100 से 80 हो गया। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर फॉर ₹400। अब जरा गौर से देखो, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा कि कितना चेंज हुआ है कितना नहीं, तो हम ये मानेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो जरा गौर से देखो, जो पहले वो 100 रुपए का खरीदता था वो अब 80 का खरीदेगा, यानी कि उसका जो कंजम्पशन है आप ये कह सकते हो कि 20 बढ़ जाएगा, 20 इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वो पहले 100 रुपए खर्च करता था और 100 रुपए में वो जो पहले वो 100 रुपए का सामान खरीदता था वो अब वो 80 रुपए का खरीदेगा। तो अब उसके पास आप कह सकते हो कि 20 रुपए का वो और सामान खरीद सकता है। तो कितना चेंज हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि 1/4। ये जो 4 है ये एक्चुअली में क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये 1 क्या है, चेंज इन कंजम्पशन। अब जरा गौर से देखो, अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, टू डू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, तो 20, और 20 किसकी वैल्यू है, 1 की। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, 4, तो यह आ जाएगा 80। तो देखो पहला वाला जो आंसर आपका वो आ जाएगा 80, क्योंकि पूछा क्या गया है, ओरिजिनल कंजम्पशन, और ओरिजिनल कंजम्पशन क्या निकला हमारा, 4। दूसरा है शुगर प्राइस। अब जरा गौर से देखो, भाई साहब 400 रुपए में 80 kg खरीदते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 400/80, ओरिजिनल प्राइस 5 रुपए। अब जरा गौर से देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है करंट कंजम्पशन कितना होगा। तो देखो ओरिजिनल कंजम्पशन 80 था ये, और चेंज कितना हुआ है 20, तो करंट कंजम्पशन कितना होगा 100। अब देखो करंट प्राइस पूछा है, तो जरा गौर से देखो 400 रुपए में ही वो अब 100 रुपए मतलब 100 kg खरीदता है, तो करंट प्राइस जो है वो आपका 4 रुपीज आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, तो अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। शेयर करो इसे अपने ऐसे दोस्तों में जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम on at AKB SSC Zone. This is my WhatsApp number. You can save this as AKB SSC Zone. अगर आपको कोई भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता तो आप डायरेक्ट मुझे इस पे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKB SSC Zone में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज हम परसेंटेज की 5वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना ताकि ये क्लास समझने में आपको आसानी हो। चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो अपने इनकम का 60% खर्च करता है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। अब जरा गौर से देखो, इसमें हमें करना क्या है, XYZ लेने की जरूरत नहीं है। एक हम कुछ बड़ा सा टर्म्स लेंगे जिसका ना 60% निकालना आसान हो, जिसका 15% निकालना भी आसान हो। तो क्यों ना हम 1000 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आदमी है उसकी जो इनकम है वो है 1000 रुपए। ओके, तो वो खर्च कितना करता होगा, उसकी जो एक्सपेंडिचर होगी वो 60% है, यानी कि 600 रुपए, और सेविंग कितनी होगी, अगर 1000 रुपए में वो 600 रुपए खर्च कर देता है तो 400 रुपए बचा लेता होगा।
अब जरा गौर से देखो, ये क्या कह रहा है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, यानी कि इनकम 1000 से क्या हो जाए 1150 रुपए, क्योंकि देखो 15% निकालना है और 1000 का जो 15% होगा वो 150 होगा, तो उसकी नई इनकम जो है वो क्या हो जाएगी 1050, सॉरी 1150। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि 15% इनकम बढ़ने से हुआ क्या कि एक्सपेंडिचर भी इसने अपना 15% बढ़ा लिया है, तो 600 का 15% क्या होगा 90, 600 का 15%, तो ये आपका 90 आ जाएगा, यानी कि नया जो सेविंग है, सॉरी जो नया एक्सपेंडिचर है वो है 690। अब यहां से आप सेविंग निकाल सकते हो, कैसे, आप 1150 में से 690 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 460। ओके, अब आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। अब जरा गौर से देखो, सेविंग में कितना चेंज हुआ है 60, पहले कितना था 400, तो 60 400 का कितना परसेंट है 15, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो, ये एक्चुअली 16 2/3 है। ओके, क्वेश्चन ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3% इन फर्स्ट ईयर। देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि 16 2/3% बढ़ गया है, सेकेंड ईयर में 37 1/2% घट गया है, और थर्ड ईयर फिर से 57 1/7% इंक्रीज हो गया। तो जरा गौर से देखो, हम 16 2/3 को क्या कहते थे 1/6, 37 1/2% को हम कहते थे 3/8, 37 1/2 को, और 57 1/7% को हम कहते हैं 4/7। ओके, अब जरा गौर से देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था एक क्वेश्चन ऐसे ही कि इंक्रीज बाय 16 2/3, तो कितना 6 था पहले, और बढ़ रहा है तो 1 ऐड कर दो, यानी कि 6 से 7 हो गया है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो है वो देखो 3/8 है, यानी कि 8 से घटा है तो 3 घटा देंगे तो 5, अगर बढ़ा रहा होता तो हम 8 से 11 करते, और थर्ड ईयर जो है वो 4/7, यानी कि 7 से 11 हुआ है, क्योंकि देखो थर्ड ईयर इंक्रीज हुआ है, सेकेंड ईयर डिक्रीज हुआ है, और फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। अब फाइनल आप कैसे निकालोगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 48 7 336, और 7 5 35, 35 11 385, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आज से 3 साल पहले पॉपुलेशन 336 हुआ होगा, तो आज की जो पॉपुलेशन है वो 325 होगी। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन विल बी 16,500, सॉरी 1,65,000। अब जरा गौर से देखो, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। अब देखो ये जो वैल्यू है 1,65,000, ये एक्चुअली में आफ्टर 3 ईयर का है, और अकॉर्डिंग टू अस 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए 385, तो प्रेजेंट कितनी आ जाएगी 336। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 1,44,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, पहले 5 से कटेगा, ये 5 से किया तो 77, फिर 11 से किया 300, और 11 से किया तो 7, और फिर ये 7 से ओके ये 48 हो जाएगा, तो 48 इंटू में 3000 इज इक्वल टू 1,44,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 33 क्या कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, 200% का मतलब ये हुआ कि अगर 1 है तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 का 200% कितना हो जाएगा 2, तो जो नया सम हो जाएगा वो 3। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 350%, और जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हुआ है 350%, सॉरी इंक्रीज, ओके पढ़ने में गलती हुई यहां पे, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12। हम मान लेते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है थोड़ा बड़ा ही निकालना है, ताकि जिसका 200% और 350 निकालना आसान हो, तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं 100x अपॉन में 100y, हमें यही निकालना है एट द एंड, आंसर हमारा यही होना चाहिए। ओके अब देखो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर जो है वो 200% इंक्रीज हुआ है, तो 100x में कितना इंक्रीज होगा 200x, और डिनोमिनेटर जो है वो 350% बढ़ा है, यानी कि 100y में 350y, और जो रिजल्टेंट है वो हुआ 5/12। अब जरा गौर से देखो, ये 300x अपॉन में 450y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12, 3x अपॉन में y इज इक्वल टू
15/24 फिर कट कर दो इसे, 3 5 15, 3 8 14, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 5/8। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है, तो एक्चुअली में फ्रैक्शन भी यही होगा। क्यों यही होगा? क्योंकि देखो हमने माना तो 100x था 100y था, लेकिन जब आप दोबारा लिखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो वो फ्रैक्शन x बाय वाई ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि सबसे छोटा टर्म। जैसे आप फ्रैक्शन को 10/15 नहीं लिखोगे, बल्कि इसको 2/3 लिखोगे 5 से कट करके, तो इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा वो 5/8 होगा, और यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजी था क्वेश्चन। ओके, देखो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर है, एंड इट कंटेन्स 5% सॉल्ट। इफ द 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड देन सॉल्ट बिकम्स 15%। आने वाले सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो हमें इनिशियल सॉल्यूशन बताना है। जरा गौर से देखो, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट और वाटर है और 5% सॉल्ट है, तो 5% मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस तरीके से लिखे वाटर एंड सॉल्ट, तो क्या रहा 5% सॉल्ट, यानी कि अगर 100 में से 5 सॉल्ट होगा और वाटर 95 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये 19:1 हो जाएगा, यानी कि अगर 20 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें 19 पानी है और सॉल्ट कितना है 1। अब जरा गौर से देखो, 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड देन सॉल्ट बिकम्स 15%। अब 15% मतलब क्या हुआ, यानी कि ये तो इनिशियल था, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, लेकिन आफ्टर इवेपोरेशन, इसको हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, आफ्टर इवेपोरेशन हुआ क्या कि सॉल्ट जो है वो 15% ही बचा है, 85। अगेन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 17:3 होगा और ये 19:1 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब जरा गौर से देखो, जब वो सॉल्यूशन वेपोरेट हुआ होगा तो क्या वेपोरेट होता है एक्चुअली में, वाटर या सॉल्ट? मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप एक फ्रूट रखो तो फ्रूट में जैसे 2 पार्ट होते हैं, पल्प और वाटर, तो वेपराइज हमेशा वाटर ही होता है, तो पल्प तो उतना ही रहेगा। सेम अगेन यहाँ पे सॉल्ट जो है दोनों ही कंडीशन में सेम ही होगा, तो आप क्या इसको ऐसे कह सकते हो कि आफ्टर इवेपोरेशन जो सॉल्ट का सॉल्यूशन 3 था वो स्टार्टिंग में भी 3 ही होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या चीज है जो सेम रहेगा, क्या चीज है जो सेम रहेगा। एक बार मैं फिर से लिखता हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखो जरा गौर से, वाटर और सॉल्ट, इनिशियली ये 19:1 था एंड आफ्टर इवेपोरेशन ये 17:3 था। तो इसमें एक चीज ऐसा होगा जो चेंज नहीं होने वाला होगा। तो इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखो, सॉल्ट या वाटर, क्या चीजें चेंज नहीं होगा? सॉल्ट, तो हम इसको इक्वल बनाएंगे। कैसे? देखो ये 3 है ये 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जरा गौर से देखो, ये वाटर 57 हो जाएगा और सॉल्ट 3 है, लेकिन वेपराइज होके हुआ क्या कि पानी सिर्फ 17 बचा और सॉल्ट 3 ही। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है, इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज वेपोरेटेड अकॉर्डिंग टू अस, 40 लीटर पानी वेपोरेट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 20 लीटर कह रहा है, तो हमें अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो 20 लीटर किसकी वैल्यू है? 40 की, और हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा गया फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। अगर इनिशियल सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर और सॉल्ट मिलाकर होगा, यानी कि 57 और 3 60। इनिशियल सॉल्यूशन 60 था, इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 30 लीटर आंसर होगा। आने वाले सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35th क्वेश्चन कि 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें कुछ एसिड है और कुछ वाटर है। 30% एसिड यानी कि 3:7 इनिशियली, जो रेशो होगा वो ये होगा इनिशियली। लेकिन ये कह रहा है कि हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉ टू मेक एसिड 40%, यानी कि कितना घटाया जाए 40% हो जाए। तो जो न्यू रेशो होगा वो 40:60 होगा। आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में 2:3 लिख सकते हो। तो जो न्यू मिक्सचर होगा वो 2:3 होगा। अब अगेन हमें क्या करना है कि किसी एक को कॉमन बनाना है। इसने कुछ ये क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉ, यानी कि सिर्फ पानी को निकाला जा रहा है, तो एसिड तो सेम ही होगा। आप 3 और 2 को
इक्वल कैसे बना सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको 3 से। तो ये 6, अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये वाटर 14 हो जाएगा, 6 एंड 3 9। अब जरा गौर से देखो, एसिड 6 ही है और न्यू रेशो में एसिड का जो रेशो है वो 40% है, लेकिन इसके लिए पानी कितना विड्रॉ करना पड़ा है, 14 से 9 हो गया, यानी कि 5 घटाना पड़ा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉ टू मेक एसिड 40%। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये जो हमने नंबर्स लिए हैं, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग माना है। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। इनिशियली हमारे पास मिक्सचर कितना था, 6 और 14, यानी कि इनिशियली हमारे पास मिक्सचर 20 था और करंट में हमारे पास मिक्सचर कितना है, 15। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी कि इनिशियल ये जो 12 था, ये किसकी वैल्यू है, 20 की। वही फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो 12 लीटर किसकी है, वैल्यू है 20 की, हमें चाहिए किसकी, हमसे ये पूछा गया कितना पानी निकाला जाए। तो अकॉर्डिंग टू अस 5 निकाला जाए, तो 5 की वैल्यू चाहिए हमें, तो आपका आंसर आएगा 3 लीटर। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 16 मंथ्स। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 14 मंथ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है जो एक कार खरीदना चाहता है, ओके, 16 महीने के बाद, लेकिन बाद में उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसको 14 महीने में ही खरीदूंगा, तो उसको कुछ सेविंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कितना है, तो पहला काम क्या है ना कि हम ना उस कार का प्राइस निकालते हैं। तो उस कार का प्राइस कैसे निकालोगे, तो यहां 2 नंबर्स दे रखे हैं, 16 और 14, इसका एलसीएम निकालोगे, 16 और 14, तो ये आप आ जाएगा आपका एलसीएम 16 और 14, तो 7, ये आ जाएगा 112 रुपए। अब जरा गौर से देखो, 112 रुपए का वो कार है, ये खरीद कितने में रहा है, एक खरीद रहा है 16 मंथ्स में और एक में है 14 मंथ्स में। अगर वो 16 मंथ में खरीदना चाहे तो हर महीने उसको कितना रुपए सेव करना पड़ेगा, 7 रुपीज। लेकिन किसी कारण से वो चाह रहा है कि जल्दी करे, कितने, 14 मंथ्स में, तो अब उसको 8 रुपए सेव करना पड़ेगा हर महीने। तो अब जरा गौर से देखो, पहले वो 7 रुपए सेव करता था, अब वो 8 रुपए करेगा, तो कितना बढ़ा रहा है सेविंग, 1। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो 1/7, 1/7 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 14 2/7%। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाटरमेलन से बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस। इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि ड्राई फ्रूट में ये रेशो है, फ्रेश फ्रूट में ये रेशो है, और देन कुछ क्वेश्चन बना देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर आफ्टर सम टाइम, इट कंटेन ओनली 12% वाटर। अब जरा गौर से देखो, जब आप किसी भी फ्रूट के बारे में बात करते हो ना, फ्रेश फ्रूट, इसमें ना 2 चीज होता है, एक तो पल्प और एक वाटर। तो इसने फ्रेश में कहा कि 90% वाटर है, यानी कि 9 और पल्प कितना होगा 1। ये हमने 10:90 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, 1:9। ओके, अब ये कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, यानी कि 12 वाटर 88 पल्प। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 22:3, यानी कि बाद में हुआ क्या है, पल्प 22 हो चुका है और वाटर 3 हो चुका है। ये ड्राई फ्रूट है। ये देखो ड्राई फ्रूट इसलिए है क्योंकि जब आपने इसको कुछ दिन रखा है तो धीरे धीरे फल जो है वो सूख ही जाएगा। तो फल सूखने के बाद जो रेशो आ रहा है वो 22:3 आ रहा है। अब एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी एक चीज को हम इक्वल बनाएंगे तो जब आप उसको धूप में रखते हो या बाहर रखते हो तो पानी ही तो घटेगा, पल्प तो उतना ही होगा ना। तो इसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए। तो ये आ जाएगा 22 और वाटर आ जाएगा आपका 22 9 180 198। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो है उसका वजन कितना है 50 kg, यानी कि इनिशियली अकॉर्डिंग टू अस इसका वेट होना चाहिए था 220, लेकिन अब ये 25 किलो है क्योंकि ये घट गया है। तो जरा गौर से देखो क्वेश्चन में कह रहा है 50 kg अब वजन है और अकॉर्डिंग टू अस हमारा जो अभी का वजन है वो है 25। तो 50 किसकी वैल्यू है 25 की, चाहिए किसकी 220 की। तो ये आपका आ जाएगा 440 440 kg। ये इनिशियली इसका वजन था। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे।
ओके देखो 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर। अगेन देखो फ्रेश फ्रूट में दो चीज होता है, वाटर और पल्प। 96% वाटर है तो 4% पल्प होगा, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दो 24:1। और ड्राई फ्रूट्स में आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन 95%, यानी कि वाटर 95 और ये पल्प 5, तो 5:95 यानी 1:19। देखो इसमें तो सेम ही है, यानी कि ड्राई क्या हुआ है, वाटर कितना 5 घटा है। अब जरा गौर से देखो, इनिशियली इसका वजन कितना था 24 और 1 25, अब इसका वजन है 19 और 1 20। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 20 kg फ्रेश वाटरमेलन, हमारे अकॉर्डिंग 25 था बट क्वेश्चन में 20 है, तो 20 किसकी वैल्यू है 25 की। अब देखो चाहिए क्या हमें, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन, तो प्रेजेंट वाटरमेलन का वजन कितना है 20, तो ये आ जाएगा आपका 16 kg। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन भी। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। देखो जरा गौर से, फ्रेश फ्रूट है, वाटर कितना है 68 और पल्प कितना होगा 32, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 17:8, यानी कि प्रेजेंट में फ्रेश फ्रूट का वजन जो है वो 25 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ये कह रहा है कि ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, यानी कि ड्राई फ्रूट्स में पानी सिर्फ 1 होता है, पल्प कितना होगा 4, क्योंकि 20% अगर वाटर है तो 80% ही होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1:4 हो जाएगा। अगेन हम एक चीज को सेम बनाते हैं, वाटर को सेम बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो ड्राई फ्रूट्स में घट जाता है, तो पल्प तो उतना ही रहेगा, तो कैसे करोगे इसको इक्वल बना दो, 4 2 8 1 2 2। तो अब इसका वजन कितना है 10, घटा कितना है 15 kg। ये क्यों घटा है, क्योंकि जब आप इसको धूप में रखोगे या बाहर रखोगे तो पानी खत्म हो जाता है या फिर वेपोरेट हो जाता है। तो अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब जरा गौर से देखो 75 किसकी वैल्यू थी 25 की, चाहिए किसकी, इसने पूछा हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यानी कि प्रेजेंट वेट पूछा है इसने, प्रेजेंट वेट कितना होगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 30 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एसएससी बार बार ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। प्लीज शेयर करो अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, AKB SSC जोन में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप मुझे डायरेक्ट इसमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज हम परसेंटेज का 6ठा चैप्टर करने वाले हैं, आई मीन 6 क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसकी 5 क्लासेस अपलोड की है, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में परसेंटेज नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हो। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके देखो पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम परचेज 6 ब्लैक एंड X व्हाइट बॉल। देखो कुछ ब्लैक बॉल है और कुछ व्हाइट। राम ने एक्चुअली में जो क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 6 ब्लैक बॉल खरीदा है और X व्हाइट। नाउ द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल, देखो ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो 5/2 है किसके, प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल के। ओके, at the time of making the bill, clerk made a mistake and interchanged the number of balls due to this the bill amount increased by 45%। अब आपको x निकालना है, यानी कि कितने व्हाइट बॉल थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने 6 ब्लैक बॉल खरीदे हैं और कुछ व्हाइट बॉल। जो ब्लैक बॉल का प्राइस है वो व्हाइट का 5/2 टाइम्स है, तो यहां से आप ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन वो निकाल सकते हो। या आगे 5:2, यानी कि जो व्हाइट बॉल है उसका प्राइस 2 रुपए है, तो ब्लैक बॉल का प्राइस 5 है, तो आप यहां से प्राइस निकाल सकते हो। ब्लैक बॉल का 5 है और व्हाइट का 2। तो देखो एक्चुअल बिल जो होना चाहिए, जो एक्चुअल बिल है वो ये होना चाहिए था
6 5 30 प्लस में 2 इंटू एक्स 2x। लेकिन क्लर्क ने एक मिस्टेक कर दिया। क्लर्क ने क्या मिस्टेक कर दिया कि व्हाइट बॉल का जो प्राइस है वो उसने 5 रुपए लगा दिया है और ब्लैक का 2 रुपए, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। यानी कि जितना व्हाइट बॉल देना था उतना ब्लैक दे दिया, जितना ब्लैक देना था उतना व्हाइट दे दिया। तो एक्चुअल बिल तो ये होना चाहिए था, लेकिन न्यू बिल क्या हो जाएगा? अब जरा गौर से देखो, क्वांटिटी तो वही रहेगा, 6 इंटू में 2 12 और x इंटू 5 5x। तो न्यू बिल हमारा ये आ जाएगा 12 प्लस 5x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। अब देखो ये हुआ क्या है कि क्योंकि बिल में कुछ गलतियां हो गई है तो इसके कारण ना जो अमाउंट है वो 45% इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर पहले बिल 100 रुपए आ रहा होता तो अब कितना आएगा बिल? 145। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल बिल है 30 प्लस 2x का 145% होगा 12 प्लस 5x। इसको आप कट कर दो, यहां 29 अपॉन में 20। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिल है वो 45% इंक्रीज हो गया, तो न्यू बिल क्या होगा? 145। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 29 30 870 प्लस 58x इज इक्वल टू, ये 20 उधर चले जाएगा तो 240 प्लस में 100x। आप इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 42x इज इक्वल टू 630। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 15। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 15 है, व्हाइट बॉल की जो क्वांटिटी है वो 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश। देखो इंग्लिश कितने बच्चे बोल रहे हैं? 30%, यानी कि 60 का 30%, तो 60 का 30% क्या हो जाएगा? 18। और हिंदी जो है वो है 20%, तो ये आपका आ जाएगा 12। अब जरा गौर से देखो, इसमें हम क्या करते हैं ना, वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। अब जरा गौर से देखो ये कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा और ये इंग्लिश। अब देखो क्या कह रहा है कि 30% चिल्ड्रन ना ओनली इंग्लिश। आप इसको ना इस तरीके से देख लो, इसको मैं ना ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं। अब पहले समझो कि ये ए बी सी है क्या। तो ए और बी हिंदी में आता है, बी और सी इंग्लिश में आता है। ए का मतलब हुआ ओनली हिंदी, क्योंकि देखो इंग्लिश का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा, और सी का मतलब हुआ ओनली इंग्लिश, और बी का मतलब हुआ बोथ। यानी कि ए ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है, बी ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, और सी ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो अब जरा गौर से देखो, 30% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी कि 18 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, एंड 20% स्पीक ओनली हिंदी, यानी कि 60 का 20%, तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं। अब जरा गौर से देखो, टोटल 60 बच्चे हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, 18 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। टोटल बच्चे हैं 60 में से 12 और 18, तो यानी कि हिंदी कितना आ जाएगा? 30। यानी कि बी आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 30। ये ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भी बोल पाते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक, ये 20 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। अब देखो हिंदी कितने बच्चे बोल पाते हैं? ये 12 और ये 30। देखो ये 30 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि हिंदी भी बोल रहा है, तो 30 प्लस 12 42। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 42। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। देखो क्या कह रहा है ये, इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। अब जरा गौर से देखो, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा मैथ में फेल होने वाले बच्चे हैं, टोटल कितने हैं? 35%। ये है इंग्लिश में फेल होने वाले, कितने? 25%। और इफ 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब जरा गौर से देखो, हम ए मान लेते हैं, ए ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं, बी ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, सी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि बोथ, यानी बी कितना आ जाएगा आपका? 10%। अब जरा गौर से देखो,
मैथ में टोटल 35% बच्चे फेल हो रहे हैं, जिसमें से 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 25% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं। ऐसे इंग्लिश में टोटल 25 से तो 10 घटा दिया, यानी कि 15% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। यहां से हमने निकाल दिया 25% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में फेल हो रहे हैं, 15% ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो टोटल मतलब आप कह सकते हो कि 40% बच्चे ऐसे हैं, टोटल देखो 25% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो रहे हैं, 10 दोनों में फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में 15, यानी कि टोटल 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो बचे हुए जो 50% है वो दोनों में ही पास होंगे, यानी कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हो रहे हैं। देखो इनके लिए जरूरी भी नहीं है कि आप पेन का बहुत ज्यादा यूज करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% बुक हिंदी में है। तो हम मान लेते हैं टोटल 100 है। कितने बुक्स हमारे पास, 100 में से 20% हिंदी के हैं, तो बचे हुए रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 80। अब जरा गौर से देखो 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, यानी कि इस बचे हुए जो बुक है उसमें से 50% इंग्लिश के हैं। तो 80 में 50% इंग्लिश है, यानी कि 40। तो और कितना बच गया, रिमेनिंग 40। अब आगे देखो क्या कर रहा है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, यानी कि 40 का 30%, तो 12 क्या है, फ्रेंच। तो आप ये कह सकते हो कि बचे हुए जो 18 है वो रेस्ट बुक है जो रीजनल लैंग्वेज में है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। एक बार और देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% हिंदी में है, बचे हुए का 50% इंग्लिश में है, उसके बाद जो बच जाता है उसका 30% जो है वो फ्रेंच में है, और 6300 बुक रीजनल लैंग्वेज में है। देन द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी आर। अब जरा गौर से देखो, हमने क्या किया, टोटल बुक्स 100 मान लिया, तो 100 में से 20 तो हिंदी के हैं, बचे हुए बच गए 80 में से 50% यानी 40 इंग्लिश के हैं, तो बच गए 40, वो है आपका रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में से 30% जो है वो फ्रेंच का, यानी 12 जो है वो फ्रेंच का है, और बचे हुए 18 रीजनल लैंग्वेज में हुए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 63 है, 6300 है, यानी कि 6300 बुक है रीजनल लैंग्वेज। तो अब जरा गौर से देखो, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। अब जरा गौर से देखो 6300 किसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू अस, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 18 बच गए हैं, टोटल 18 बुक्स बचे हैं और इनके पास 63, तो 6300 18 की वैल्यू है। अभी पूछा देन द नंबर ऑफ बुक्स, तो बुक्स हमारे अकॉर्डिंग 100 है ना, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। इसको सॉल्व कर लो, 9 7 जा 9 2 जा 350, आ जाएगा आपका 35,000 बुक। तो ओके है क्वेश्चन में, आई होप। नहीं यहाँ एक गलती कर दी है हमने, 40 में से 12 घटाने के बाद 28 बचता है, तो ये एक्चुअली में इस वाले पार्ट को देखो, 6300 जो है वो 28 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो देखो 7 9 जा 7 4 जा, यहां से ये कटेगा 225 इंटू में 22,500, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 44th क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। देखो कुछ कैट्स है, कुछ डॉग है, तो हम मान लेते हैं X कैट है और Y डॉग है। तो टोटल हमारे पास कितने एनिमल है, X प्लस Y। ओके आगे देखो, ईच कैट टेक 7 बिस्किट, हर जो बिल्लियां हैं उनको 7 बिस्किट्स मिल रहे हैं और जो डॉग है उनको 9 बिस्किट्स। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 एनिमल है एक रूम में, कुछ कैट है कुछ बिल्लियां हैं, एक कैट को 7 बिस्किट्स मिल रहे हैं और एक डॉग को 9 बिस्किट्स मिल रहे हैं, और टोटल हमारे पास 355 बिस्किट्स है और 45 एनिमल है। तो देखो यहां से इक्वेशन आ जाएगा, कैसे, हमारे पास X कैट माना था हमने और Y डॉग, तो X प्लस Y 45, एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा देखो, अगर हम बिस्किट्स के बारे में बात करें तो टोटल बिस्किट्स कितने हो जाएंगे, अगर X कैट है और सबको 7 मिल रहा है तो 7X, और अगर Y डॉग है और सबको 9 मिल रहा है तो 9Y।
आप इसको ऐड कर दो, यानी कि 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 355। ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास 355 बिस्किट्स। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7x प्लस में 7y इज इक्वल टू 45 इंटू 7 280 35 315। सो 2y इज इक्वल टू 40। सो y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि डॉग आ गया हमारे पास 20, तो कैट कितना होगा 25। क्वेश्चन यही कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। तो डॉग 20 और कैट 25। चलते हैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही। देखो कुछ रैबिट है इन अ जू, देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। रैबिट्स एंड pigeons, okay? If the heads are counted, there are 280। अब जरा गौर से देखो, हेड्स तो दोनों के सेम ही होंगे ना, यानी कि अगर मान लो x हेड है, x रैबिट है तो x हेड, और y रैबिट है, y पिजन है तो y हेड। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो अगर हेड्स को काउंट किया जाता है तो ये आते हैं 280, यानी कि कह सकते हो x प्लस वाई 280। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड, देखो अगर बात होती है लेग्स की, तो रैबिट का टोटल एक्स कितने हो जाएंगे 4x, क्योंकि देखो क्वांटिटी हमने x माना था, और एक रैबिट, एक खरगोश के 4 पांव होते हैं तो 4x, और पिजन्स के तो 2 ही होते हैं तो 2y। तो आप ये कह सकते हो, दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा कि अगर पांव को काउंट किया जा रहा है तो 820 आ रहा है, दैट मीन्स 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 820। अब इसको इक्वलाइज करते हैं, पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 410। अब देखो y सेम है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, सो x इज इक्वल टू 130, यानी हमारे पास 130 रैबिट है और पिजन्स बचे हुए 150 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg व्हीट। एक फैमिली है, दो चीज है, राइस और व्हीट। ओके, अब क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 25 किलो राइस और 9 kg व्हीट, ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड स्पेंड्स 350। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। अब जरा गौर से देखो, राइस जो है वो व्हीट का 20% है, 20 का मतलब 1/5 होता है। तो यहां से आप राइस और व्हीट का रेशो निकाल सकते हो, 1:5। तो हम मान लेते हैं कि राइस का प्राइस जो है वो 1 यानी है, और व्हीट का प्राइस 5 है। तो इसको ना हम x में निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। तो जब कभी भी अमाउंट दे रखा है, यानी तीसरी चीज, तो हम इसको x में मान लेंगे। तो प्राइस क्या हो जाएगा एक्चुअली में, प्राइस, अगर राइस का प्राइस x है तो व्हीट का प्राइस 5x है। तो अब जरा गौर से देखो, पहला इक्वेशन तो यही होगा कि राइस खरीदने में इसको 25x पे करना पड़ेगा, और व्हीट खरीदने में 9 5 45x, और दोनों को ऐड करने से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके 350 आएगा, क्योंकि देखो 25 किलो x के रेट से तो 25x, 9 किलो व्हीट 5x के रेट से 45 kg, और जब दोनों को ऐड करते हो, क्योंकि देखो उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 350, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो 70x इज इक्वल टू 350, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो राइस का प्राइस है वो 5 है और व्हीट का प्राइस 25 है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। इसको मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना, राइस और व्हीट। क्वांटिटी पहले ये 25 खरीदता था, ये 9। अगर हम न्यू प्राइस के बारे में बात करें तो ये न्यू प्राइस जो है वो व्हीट का वो 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि 25 का 20% बढ़ जाएगा। तो 25 का 20% कितना होगा, 5 रुपए। तो यानी कि न्यू प्राइस जो है वो व्हीट का वो 30 है। आगे देखो क्या कर रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है कि राइस के कंजम्पशन में कितना कमी लाना पड़ेगा अगर वो अमाउंट सेम ही खर्च करना हो उसे, तो यानी कि उसके पास टोटल 350 रुपए है अभी भी, लेकिन व्हीट का प्राइस जो है वो बढ़कर 30 रुपए हो गया 25 से, लेकिन वो क्वांटिटी कम नहीं करना चाहता है, राइस का प्राइस अभी भी 5 रुपए ही है, तो ध्यान रखना ये 5 रुपए ही है। अब जरा गौर से देखो, व्हीट खरीदने में वो कितना रुपए खर्च कर देगा, 9 इंटू में 30 270। अब देखो
350 रुपए उसके पास थे, तो 270 रुपए तो उसने वीट में ही खर्च कर दिए हैं, तो बच गए 80 रुपए। 350 में से 270 घटा के 80 रुपए बच गए, ये राइस के लिए बच गया। और राइस का जो प्राइस है वो है 5 रुपए। तो कुल मिला के जो नई क्वांटिटी है वो कितना खरीद पाएगा, 16 केजी यानी 16 केजी। पहले कितना खरीदता था, 25 केजी, अब कितना खरीद रहा है, 16 केजी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस, यानी कि राइस में कितना क्वांटिटी उसने कम किया है, तो 9 कम किए हैं। पहले का प्राइस पहले क्वांटिटी 25 था, अब 16 है, यानी कि 9 चेंजेस आए हैं। 925 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 36%। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। इस वीडियो में इतना ही था और इस चैप्टर में ही इतना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जो आपको कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस प्रोवाइड करवाने वाला है। ये अब तक मैंने आपको 3 चैप्टर प्रोवाइड कर दिए हैं। आने वाले दिनों में भी हर रोज आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा, हर रोज एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑन AKBSSC Zone। यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो।